नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बेमियादी बंद, विमल गुरुंग के ठिकानों पर छापेमारी के विरोध में पथराव, पुलिस का हथियार जब्त करने का दावा। मध्य प्रदेश में 8 दिन में 8 किसानों ने की खुदकुशी, मुख्यमंत्री ने दिया राहत का भरोसा, किसानों पर फायरिंग को कांग्रेस ने बताया साजिश। पशु व्यापार अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब, याचिका में मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप। जांच दल के सामने पेश हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पनामा पेपर लीक मामले में 3 घंटे तक पूछताछ, भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार। चीन में स्कूल गेट पर बड़ा धमाका, 7 लोगों की मौत, 59 घायल, छुट्टी के वक्त स्कूल को बनाया गया निशाना। और आइए देखते हैं पहली खबर। पनामा गेट मामले में आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछताछ हुई। 3 घंटे की पूछताछ में उनसे कई सवालों के जवाब मांगे गए। पेशी के बाद नवाज शरीफ ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को खारिज किया तो विपक्ष ने अब उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गुरुवार को पनामा गेट मामले में संयुक्त जांच दल के सामने पेश हुए। जांच दल ने उनसे लंदन में संपत्ति खरीदने पर सवाल पूछे। जांच दल ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने संपत्तियों से जुड़े सभी कागजात जांच दल को सौंप दिए हैं। ना कभी पहले हमारे दामन पर किसी जरा बराबर करप्शन का दाग पाया गया और इंशाअल्लाह ताला ना अब ऐसा होगा। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी जांच दल के सामने पेश हुए हैं। नवाज शरीफ से पहले उनके बेटों से भी जीआईटी पूछताछ कर चुकी है। उनके बड़े बेटे हुसैन से 5 बार और छोटे बेटे हसन से 2 बार पूछताछ हुई है। प्रधानमंत्री के भाई और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को 17 जून को पेश होने के लिए बुलाया गया है। विपक्षी दलों ने कहा है कि नवाज शरीफ को अब सभी सवालों का जवाब देना होगा। हर बात में साजिशी थ्योरियां तलाश करने से बेहतर है अपने गिरबान में झांके। आप पकड़े गए हैं, बीच चौराहे पे आपकी हंडिया फूटी है, आपकी चोरी लोगों के सामने आई है और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर मामले में 20 अप्रैल को जीआईटी का गठन किया था। पनामा पेपर से खुलासा हुआ है कि नवाज शरीफ के परिजनों की विदेशों में कई कंपनियां हैं और इनकी जानकारी छिपा कर रखी गई थी। 5 फ्लैट खरीदने और उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धन जुटाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर रिजुल हसन लस्कर साहब है। स्वागत है आपका। जिस तरीके से पूरा मसला है पाकिस्तान में भी, और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि किसी प्रधानमंत्री की पेशी हो रही जांच दल के सामने, राजनीतिक लिहाज से अगर मैं सबसे पहले देखूं तो इसे कैसे देखते हैं, और नवाज शरीफ के लिए आगे का सफ़र इस जांच के बाद कितना मुश्किल दिखता है? देखिए, ये बड़ा ही अद्भुत एक सिचुएशन है, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि एक प्राइम मिनिस्टर को जाके एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होना पड़ रहा है। और ये क्वेश्चनिंग जो है वो इन कैमरा था, तो अंदर क्या हुआ अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन 3 घंटा सवाल पूछना ये बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। और ख़ास करके मैं मानता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस वजह से है कि ये जो एलिगेशंस है ये फाइनेंशियल एलिगेशंस है, लेकिन अगर आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम की तरफ देखेंगे तो उसमें आईएसआई के मेंबर्स भी है और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेंबर है। आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस तो फाइनेंशियल इश्यूज पे मतलब काम नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन है।
और लेकिन आगे की तरफ आप जो कह रहे हैं, देखिए अगले साल इलेक्शंस होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियंस है, उनकी पार्टी जो है वो सबसे स्ट्रांग है। हालांकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देती है उनके खिलाफ, तो उनको तो एक धक्का लगेगा, और अगर वो किसी वजह से डिस्क्वालीफाई है, इलेक्शन लड़ नहीं पाते हैं, तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस है, वो उनके भाई को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को तो एक धक्का तो होगा ही होगा। इसके आप क्योंकि लगातार इसे फॉलो करते रहो, खुद पाकिस्तान में आपने लंबे अरसे तक रिपोर्टिंग की, वहाँ से जिस तरीके से जो मैं इसी कॉम्बिनेशन पे आना चाह रहा था, जो जांच दल है, आईएसआई के लोग, सेना के लोग, क्या नवाज शरीफ के जो एक उनका तरीका था डोमिनेट करने का आईएसआई को लेकर या फिर सेना को लेकर, वो गले की फांस बन रहा है, और इस केस के ज़रिए उनको कहीं ना कहीं प्रेशर में लाने या फिर उनको साइडलाइन करने की कवायद के तौर पर, क्योंकि कई जानकार इस तरह के आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। देखिए ये बहुत ही पुराना एक कोशिश चल रहा है मिलिट्री की तरफ से। जब नवाज शरीफ 2013 में आए थे प्राइम मिनिस्टर बन के, उनके पास एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी था बहुत सालों बाद, और ये तीसरे बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि लगातार आर्मी ने कुछ ना कुछ करके उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो पावर है, उसको कम किया है। आप डॉन लीक्स ले लीजिए, दूसरे जो पॉलिटिकल जो इमरान खान और ताहिर अल कादरी के जो धरने थे, वो कुछ ना कुछ करके मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस है उनको कम किया जा रहा है। और ये भी मुझे लगता है ये उसी का एक हिस्सा है। आर्मी चाहती है कि इनको मतलब कुछ भी करके मतलब थोड़ा सा इनको लाइन में लाए, इंडिया के साथ ज़्यादा दोस्ती ना हो, जो उनके एक इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है उसको मतलब ज़्यादा वो मतलब उसको कर्व करना चाहते हैं। और फाइनेंशियल तौर पर जो मामला है, क्योंकि पूरा मामला फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, इसमें अब तक की जो जांच हुई है उसमें कुछ ऐसे तथ्य या कोई बातें आई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के मैं रिश्तेदारों या परिवार के लोगों के बयान देख रहा था आज, उनका साफ कहना है कि कहीं कोई मामला नहीं आया, फेक तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, और जो भी अब तक जांच हुई है उसमें कहीं भी कोई ऐसा दस्तावेज सामने नहीं आया जिसमें कि परिवार या नवाज शरीफ की कहीं संलिप्तता हो। कि देखिए जो पैनामा लीक्स पेपर्स में जो है, जो मतलब रेवलेशंस है, उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके जो तीनों बच्चे हैं उन्होंने ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसके थ्रू मतलब लंदन में फ्लैट्स लिए हैं। ये पहले निकला नहीं था, तो ये हमें पता नहीं है कि पैसे कहाँ से आए। इट कुड जस्ट बी कि ये एकदम पूरा लेजिटिमेट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ हो। तो एक उनके ऊपर एक मतलब एक ब्लैक मार्क तो लग गया है। ये पाकिस्तान में देखिए ज़्यादातर लोग जो है वो इतने अमीर नहीं हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो अभी भी बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन है। मुझे लगता है ये भी जो है जो एक स्टॉर्म है वो वेदर कर लेंगे, लेकिन ये सवाल रह जाता है कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से। और वो अभी तक ये मतलब क्लियरली बोल नहीं पा रहे कि ये तो कह रहे कि यह हमारे फैमिली का बिजनेस का पैसा है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। लंदन में फ्लैट्स है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सवाल है। और जब पूछा गया तो उनको पहले वो कोई क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे थे। कतार के एक रूलर के थ्रू वो जाके एक लेटर निकाले कि वहाँ के थ्रू ये डील हुआ था। तो इसमें अभी भी काफ़ी सवालात है। तो ये उनके लिए एक पर्सनली ये थोड़ा सा एक पेचीदा मामला बन सकता है। और क्या जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है जी, आगे की फाइंडिंग्स या फिर आगे के जो प्रोसीजर है वो इसमें क्या कुछ फॉलो हो सकता है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस मामले को और तूल देने की कोशिश होगी, कई बार और पेशी हो सकती है, कुछ और डॉक्यूमेंट सामने लाए जा सकते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता है इसमें और कोई एविडेंस है। ये कोर्ट का मुझे लगता है ये कोशिश रहेगा कि इसको थोड़ा सा वो इन्वेस्टिगेट करे। देखिए पहले भी जब कोर्ट का ऑर्डर आया था वो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एविडेंस है नहीं। तो ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए आप भूलिएगा नहीं, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है बहुत ही एक एक्टिविस्ट टाइप की जुडिशरी है। पहले भी एक मरतबा हो चुका है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था। तो कोशिश सुप्रीम कोर्ट की यही रहेगी कि पॉलिटिशियंस को लाइन में रखे, ज़्यादा कुछ मतलब जो अगर कोई करप्शंस के कुछ भी मतलब एलिगेशंस है उनको वो पूरी तरीके से मतलब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब देखते हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इसके ऊपर वो अगर कुछ करना चाहे तो फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर और असर हो सकता है। और क्या इस पूरे केस के ज़रिए जिस तरीके से पेशी हुई और जो अब तक उनके बारे में बातें सामने निकाली गई हैं,
पॉलिटिकल जो नुकसान या नफ़े की बात मैं करूं, किस पार्टी को आप देखते हैं कि यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है नवाज शरीफ की पेशी या उन पर लगे इस तरह के इल्ज़ाम? जी देखिए, पार्टी तो एक ही पार्टी बेनिफिट करेगी, वो है इमरान खान की पार्टी, जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर मतलब शोर मचा रही है। और इमरान खान ने खुद इस केस में उन्होंने जाके पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो पार्टी है वो ऐसे पार्टी नहीं है जो पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पॉकेट्स में थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन वो नेशनली वो इस पे गेन नहीं कर पाएंगे। रिजॉल्व, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस बाद दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। दार्जिलिंग में हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में बेमियादी बंद के चौथे दिन दार्जिलिंग में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के एक दफ्तर में छापेमारी की है, जिसके बाद आंदोलन और भड़क गया। करेंगे गोरखालैंड लेकर आएंगे हम, आंदोलन। अलग गोरखालैंड का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में बेमियादी बंद के चौथे दिन दार्जिलिंग में जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखी गईं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर सीधी टकराव की नौबत आई और दोनों तरफ से पथराव हुए। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में अलग गोरखालैंड के लिए कई जुलूस निकाले गए। कुछ जगहों पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंक दी। दार्जिलिंग में भारी संख्या में अर्धसैनिक बल गश्त लगा रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दफ्तर में छापेमारी की। पुलिस का दावा है कि छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी, प्रतिबंधित हथियार और तीर धनुष बरामद हुए। हम लोगों ने 3 जगहों पर रेड की है और वो रेड के बाद ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म्स और बहुत ढेर सारा आपका एक्सप्लोजिव और कुछ कैश मिला है। कुछ क्या मतलब काफी कैश आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और भी बहुत से कॉन्ट्राबैंड आइटम्स यहाँ से मिले हैं, जिसको हम लोग वेरीफाई करने के बाद कमेंट करेंगे। छापामारी में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। इसके बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पूर्ण बंद का ऐलान कर दिया और प्रदर्शन और तेज हो गए। प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतर गए। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती घुस के हमारा ये ऑफिस में घुस के सब चीज ले गया है। सब लोग ये हमारा ऑफिस है ना, सब लोग ले गए हैं। बाकी तो बंगाल सरकार का चाल है। जितना भी आज अभी आंदोलन हो रहा है ना, वो पैसा हम सभी जनता ने एक एक करके इकट्ठा किया है, आंदोलन के लिए इकट्ठा किया है। बाकी पैसा ज्यादा हुआ तो वो बंगाल सरकार का चाल है। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ गोरखालैंड की बाकी राजनीतिक पार्टियां भी एकजुट हो गई हैं। वहीं सीपीएम ने इस संकट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सीपीएम ने केंद्र सरकार से मामले में दखल की मांग की है। चुनावी मौका पर स्थिति के चलते हुए अब वायदों को पूरा करने का डिमांड जीजेएम कह रहा है। अब सरकार जो है वो पूरा नहीं कर सकती क्योंकि ये हालत है। अब इसके अंदर सरकार को ये इनिशिएटिव लेनी चाहिए, दमन से नहीं लेकिन बातचीत के आधार पर इस मामले को सुलझाना। इस बीच गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर आंदोलन में कूद गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरे मामले पर पैनी नजर टिकाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आज भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों के कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने की मांग हुई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की।
उस बीच मध्य प्रदेश में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश सरकार के आश्वासनों के बावजूद राज्य में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं थम नहीं रही हैं। गुरुवार को होशंगाबाद जिले में किसान नर्मदा प्रसाद यादव ने साहूकार के कर्ज से परेशान होकर जान दे दी। हमरे भाई के पास काज था प्रभाकर का, तो उसने गाली गलौज दे चमकाया। यहाँ भी उसके कारण जहर खाना पड़ा, उसने मारा चमकाया। नोटरी करवाई ट्रैक्टर। क्या कर्ज था, क्या था? कर्ज था। काय के लिए लिया था? खेती के लिए लिया था। मध्य प्रदेश में पिछले 8 दिनों में 8 किसानों ने खुदकुशी की है। अकेले होशंगाबाद जिले में 3 किसानों ने कर्ज के बोझ के चलते जान दे दी। इसके अलावा विदिशा, रायसेन और सीहोर में हफ्ते भर में 3 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बालाघाट और बड़वानी में भी किसानों ने खुदकुशी की है। भोपाल में सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर फायरिंग के पीछे राज्य सरकार की साजिश का आरोप लगाया है। जिन लोगों ने ये फायरिंग ऑर्डर किया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन आज नहीं लेकिन 10 दिन पूर्व लिया जाता। ये इसलिए नहीं लिया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ऑर्डर किया गया है। मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। जनता के सामने जो तकलीफें हैं वो दूर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें किसानों ने फसल का उचित मूल्य, कर्ज माफी जैसी मांगों को पूरा करने की मांग की। किसान नेताओं का कहना है कि सरकारें किसानों की मांगों की अनदेखी करती हैं। तो नई पॉलिसी देकर आनी पड़ेगी सरकारों को। स्वामीनाथन वाली कमेटी है, उस कमेटी को लागू करना पड़ेगा। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर गोली चला रहे हैं, तो ये आंदोलन हमारा पूर्ण रूप से जारी रहेगा। किसान संगठनों ने शुक्रवार को देश भर में राजमार्ग रोकने का फैसला लिया है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने खुद को शुक्रवार के आंदोलन से अलग रखा है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने किसान संकट पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें किसानों की आत्महत्या पर चिंता जताते हुए किसानों के हित में कानून बनाने की मांग की गई है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन के चलते राज्य में शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना की चेतावनी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। तो वहीं शिवसेना का कहना है कि बीजेपी को चुनाव के बजाय लोगों से किए वादे को पूरे करना जरूरी है। हाल ही में राज्य में हुए किसान आंदोलन के समय शिवसेना ने खुलकर किसानों की मांगों का समर्थन किया था। वो किसानों के सहारे अपने जनाधार को मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के बारे में ही सोचती रहती है। एक इलेक्शन ओरिएंटेड पार्टी है। देश में सभी जगह राज्य चाहते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, अनेक राज्यों में है, मगर महत्व की बात यह है कि चुन के आने के बाद क्या वो लोगों की जो आशाएं उनसे जुड़ी है, क्या वो सफल हो रही है। मवेशी हाट में वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस बीच सरकार ने कहा कि वो सभी पक्षों से मशविरा करने के बाद कोर्ट को अपना जवाब देंगे। जानवरों की बिक्री को लेकर हाल ही में जारी की गई अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अधिसूचना को चुनौती देने वाली 2 जनहित याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। अदालत ने सरकार की अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र इस मामले में सफाई पेश नहीं करती तब तक रोक नहीं लगाई जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कानून का मकसद लोगों के खान पान की आदत बदलना नहीं है। हम किसी के फूड हैबिट पर कोई कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है कि देश की बहुत बड़ी आबादी गौ संपदा का सम्मान करती है। तो सरकार सारे पक्षों को देख करके कोई टिप्पणी अपनी करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वो सभी पक्षों से बातचीत कर सुप्रीम कोर्ट को जवाब सौंपेगी। केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा ने कोर्ट को बताया कि अधिसूचना का मकसद मवेशी हाटों पर नियमन लाना है। कोर्ट में अधिसूचना को चुनौती देने एक याचिका में दावा किया गया है कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है।
इसी पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। State wanted to say something as well, but I think the court had already moved on by saying that we'll issue you a notice for the 11th of July, and the state can respond. And they said to the state, whatever you have to say, you please say in your response, in your affidavit of response. केंद्र सरकार ने 26 मई को अधिसूचना जारी कर देश भर में मवेशी बाजारों में वध के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगा दी थी। कई राज्यों ने इस फैसले का खुला विरोध किया। केरल और मेघालय विधानसभा ने सर्वसम्मति से इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कर्नाटक ने भी कहा कि वो केंद्र के फैसले को लागू नहीं करेंगे। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु विधानसभा से आज विपक्षी डीएमके और कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया। कथित खरीद फरोख्त के मुद्दे पर चर्चा से इनकार किए जाने के बाद दोनों पार्टियों ने यह कदम उठाया। विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने कहा कि मामला अदालत में लंबित है, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष के नेता एम.के. स्टालिन ने कोर्ट में लंबित मामले से इतर इस पर बहस की मांग की। आपको बता दें कि एक स्टिंग ऑपरेशन में एआईएडीएमके पार्टी के पनीर सेल्वम गुड़ के एक विधायक को खरीद फरोख्त की बात करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद डीएमके सदन में विश्वास मत के लिए फिर से वोटिंग की मांग कर रही है। அதுவும் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்ல வாய்ப்பு உண்டு. எனவே இதை நான் பேச வேண்டும் என்று மீண்டும் நாங்கள் முயற்சித்த போது திட்டவட்டமாக முடியாது என்று சபாநாயகர் எங்களை பேச அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டார். அதற்கு பிறகு அதை கண்டிக்கின்ற வகையில் दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी ही पार्टी को नोटिस भेजा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पार्टी को करीब 27 लाख रुपए चुकाने को कहा है। पार्टी ने इस नोटिस के पीछे राजनीतिक दबाव बताया। आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर अब महंगा पड़ सकता है। पार्टी को पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस जारी कर 27,73,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना चुकाने को कहा है। नोटिस के मुताबिक पार्टी को ये जगह गैर कानूनी तरीके से आवंटित की गई है। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास कई सारे बंगले अशोक रोड पर है। यहाँ तक कि बीजेपी के पास तो 14 पंथमार्ग से वो दिल्ली स्टेट यूनिट को भी ऑपरेट करते हैं। तो हमने उनसे कई बार ये मांगा, जानना चाहा है कि किस तरह से ये पार्टियाँ अपने स्टेट यूनिट्स को ऑपरेट करती हैं। उनको जिस भी माध्यम से, जिस भी पॉलिसी के तहत उन्हें दिया गया है, उसी पॉलिसी में हमें भी दे दें वो। आम आदमी पार्टी ने दिसंबर 2015 में यहां अपना दफ्तर बनाया था, लेकिन अप्रैल 2017 में उपराज्यपाल ने आवंटन रद्द कर दिया था। मार्केट वैल्यू से रेंट आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पर एक तरह का इलीगल कब्जा किया हुआ है। जहां तक राजनीतिक दलों को मिलने वाले दफ्तरों की बात है, अगर आप विधिवत अप्लाई करेंगे तो आपको निश्चित रूप से दफ्तर अलॉट होगा, लेकिन आपने विधिवत रूप से अप्लाई तक नहीं किया। आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने का नोटिस पहले ही मिल चुका है। शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पार्टी को जमीन देने की योजना में बदलाव किए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सीमा पार से सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान ने 11 बार फायरिंग की है। उधर कुलगाम में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सामा में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया है। जीएसटी की जटिलता और विसंगतियों के खिलाफ आज दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत कई राज्यों में व्यापारियों ने कारोबार बंद रखा। गुजरात और राजस्थान में कपड़ा और ने जीएसटी की दरें कम करने की मांग की, तो दिल्ली में अनाज कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में बंद का मिला जुला असर दिखा, तो भोपाल में इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर ज़्यादातर बाजार बंद रहे। इंदौर में भी व्यापारिक संस्थान बंद दिखे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मिजोरम में बाढ़ से हालात खराब हैं। बाढ़ और बारिश में 8 लोगों की मौत हो गई है और 350 से ज़्यादा मकान जलमग्न हैं। 400 हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। असम में भी 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लखीमपुर और दौरांग जिलों के 39 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 2000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन राहत और बचाव का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश ने नदियों के पानी के जलस्तर को बढ़ाया, तो मेघालय में बारिश के बाद आपदा अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है।
मणिपुर में भी कई नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में पानी भर चुका है। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में एक स्कूल के बाहर शक्तिशाली बम धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फेंगजियांग शहर में घायलों का इलाज हो रहा है। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक धमाका शाम के 5 बजे के करीब हुआ, जब अभिभावक स्कूल के बाहर बच्चों के इंतजार में खड़े थे। जियांगसू प्रांत के शुजाओ शहर में ये धमाका हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गैस सिलेंडर जैसे विस्फोटक के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 265 रनों का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए भारत को जल्दी 2 सफलताएं मिली, लेकिन तीसरे विकेट के लिए तमीम इकबाल और मुशफ़िकुर रहीम की शतकी साझेदारी से एक बार लगा कि बांग्लादेश 300 के स्कोर को पार कर जाएगा। केदार जाधव ने दोनों बल्लेबाजों को आउट कर मैच में भारत की वापसी कराई। तमीम इकबाल 70 और मुशफ़िकुर 61 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर में कप्तान शरफ मुर्तज़ा ने 30 रनों की तेज तर्रार पाई थी। भारत की ओर से केदार जाधव, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सीधी शुरुआत की है। जीतने वाली टीम फाइनल में पाकिस्तान से खेलेगी। राज्यसभा टीवी की पहली फीचर फिल्म राग देश का आज पोस्टर रिलीज किया गया। ये फिल्म लाल किले में चले आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की कहानी है। फिल्म के प्रोड्यूसर राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल हैं। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। फिल्म में कुणाल कपूर ने मेजर शाहनवाज खान, अमित साध ने कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मोहित मारवा ने कर्नल प्रेम सहगल की भूमिका निभाई है। ये तीनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी थे। फिल्म का म्यूजिक राणा मजूमदार, सिद्धार्थ पंडित और रेवंत शेरगिल ने दिया है। छायाकार ऋषि पंजाबी हैं। फिल्म अगले महीने 28 जुलाई को देश भर के 800 से ज़्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वो खबरों के सफ़र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।